विद्यार्थियों, कल कृदंत प्रकरण के अंतर्गत हमने गोदः मूल विभजो रतः रूप की सिद्धि समझी थी। इन शब्दों को सूत्र उल्लेख पूर्वक सिद्ध किया था। इसी क्रम में आज हम कृदंत प्रकरण के अंतर्गत महिग्रह रूप की सिद्धि देखेंगे। महीं धरती इति महिद्रः। महीं धरती इति महिद्रः। मही अम उपपद पूर्वक ध्री धातु से मूल विभुजादिभ्य कह से क प्रत्यय करेंगे। जैसे हमने मूल विभजो रतः रूप बनाया था गत अंक में, और वहाँ पर मूल विभुजादिभ्य क से ही क प्रत्यय किया था। उसी प्रकार से आज हम जो महिद्र शब्द सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम मही आम उपपद पूर्वक ध्री धातु से मूल विभुजादिभ्य कह से क प्रत्यय करेंगे। क प्रत्यय करके रूप हमारा रहेगा मही अम ध्री और क। क की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप होकर मही अम ध्री और क में से अवशिष्ट रहेगा अ, क्योंकि क हलंत की इत संज्ञा होगी। अब ध्री और ध्री के पश्चात है अ, क में से अशेष रहा है, तो मही अम ध्री और अ, यह हमारा रूप यहाँ तक बनता है। इको यणची से ध्री के री को र आदेश हो जाएगा। री को इको यणची से इक के स्थान पर यण आदेश होता है, तो री को र आदेश हो जाएगा। रूप बनेगा हमारा मही अम ध हलंत र हलंत और अ। अब वही प्रक्रिया रहेगी जो विगत अंक में हमने करी थी। कर्तरी कर्मणों कृति से यहाँ पर जो अम है, इसके स्थान पर यहाँ पर गस आदेश हो जाता है। कर्तरी कर्मणों कृति सूत्र कहता है कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जो कर्ता और कर्म हैं, उनको षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कृदंत प्रत्यय परे रहने पर कर्ता और कर्म को षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ये सूत्र हम कारक प्रकरण के अंतर्गत विस्तार से समझेंगे। कर्तरी कर्मणों कृति कृदंत परे रहने पर कर्ता और जो कर्म हैं उनको षष्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो कर्म को द्योतित कर रहा है, इसको षष्ठी गस हो जाएगा। जैसे कि हमने और जो रूप बनाए हैं अभी तक उनमें किया है। अम के स्थान पर घस किया है, यहाँ पर भी अम के स्थान पर घस हो जाएगा। ध र और अ। अब सूत्र प्रवर्त होगा उपपदमतिंग। उपपदमतिंग से मही अम उपपद जो है ध्री धातु के, इसलिए यहाँ पर उपपद समास हो जाएगा। सुपो धातो प्रातिपदिकयो से गस जो सुप है उसका लुक हो जाएगा मही ध र अ। अब यहाँ पर जो ध है, इसमें र मिलकर ध्र रूप बन जाएगा हमारा मही ध्र, महिध्र। अब कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सुऔजस से सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति, स को रुत्व और विसर्ग होकर हमारा रूप बनेगा महिद्र। तो मही
धरती इति महिद्र, मही अम महीम धरती इति, महीम द्वितीय भक्ति है इसलिए मही अम उपपद पूर्वक ध्री धातु से मूल विभुजादिव्य कह से क प्रत्यय मही अम ध्री और क की लशप तद्दिते से इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप होकर मही अम ध्री और अ को यणची से ध्री का जो री है उसको र, मही अम ध र और अ। अब उपपद मतिंग से उपपद समास हो जाएगा। मही और जो अम है यहाँ पर मही अम उपपद है इसलिए उपपद मतिंग से उपपद समास होकर सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक हो जाएगा और मही ध र और अ ये शेष रहेगा। जब हम संयुक्त कर देंगे ध हलंत र हलंत और अ जो कि क प्रत्यय में से बचा है तो ध हलंत र हलंत और अ करके हमारा रूप हो जाएगा ध्र मही ध्र महिध्र। विसर्ग आदि कार्य होकर विभक्ति आदि लाकर विसर्ग आदि कार्य होकर हमारा रूप बन जाएगा महिध्र। अब हम सूत्रों की व्याख्या समझेंगे। अभी तक जिन सूत्रों का हमने प्रयोग किया है शब्दों को सिद्ध करते हुए क्रमशः एक एक करके उन सूत्रों को हम समझेंगे। सबसे पहले सूत्र है हमारा चरेष्ठः, जिससे हमने वनेचरा रूप बनाया था। तो हमारा जो सबसे पहला सूत्र आएगा चरेष्ठः, अभी हमने बनाया नहीं है। वनेचरा रूप अब हम आगे के प्रदंत प्रकरण में बनाएंगे। चरेष्ठः, चरेष्ठ सूत्र कहता है अधिकरण के उपपद रहते हुए चर धातु से ट प्रत्यय होता है। अधिकरण यदि उपपद हो तो चर धातु से ट प्रत्यय होता है। भिक्षा सेना आदायेषु च, भिक्षा सेना और आदाय इन सुबंतों के उपपद होने पर चर धातु से ट प्रत्यय होता है। यानी अधिकरण के उपपद होने पर चर धातु से ट प्रत्यय होता है। भिक्षा सेना और आदाय इन सुबंतों के उपपद होने पर भी चर धातु से ट प्रत्यय होता है। क्रयों हेतु ताच्छिल्य आनुलोमेषु, हेतु ताच्छिल्य आनुलोम्य ये तीन अर्थ यदि द्योतित हो रहे हों, हेतु कारण, ताच्छिल्य स्वभाव, आनुलोम्य ये तीन अर्थ यदि द्योतित हो रहे हों तो कर्म के उपपद होने पर क्री धातु से परे ट प्रत्यय होता है। इन सूत्रों को जब हम शब्द की सिद्धि करेंगे वहाँ और अच्छे से समझते जाएंगे। शोक करी कन्या, ये हेतु अर्थ को द्योतित करने में है। शोक करी कन्या जैसे उदाहरण है शोक करी कन्या, यहाँ पर क्री धातु से ट प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हेतु द्योतित हो रहा है। शोक करी कन्या या हेतु अर्थ द्योतित हो रहा है इसलिए यहाँ पर क्री धातु से ट प्रत्यय हो जाएगा। अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णेषु अनव्ययस्य, अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णेषु अनव्ययस्य। क्या कह रहा है सूत्र? ह्रस्व आकार से परे, अतः है नहीं, ह्रस्व आकार से परे, अनव्ययस्य
अनव्यय के विसर्ग को समास में नित्य सकारादेश हो जाता है यदि क्री, कम, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा और कर्णी इनमें से कोई भी परे हो तो। सूत्र कह रहा है ह्रस्व अकार से परे अनव्यय के यानी जो अव्यय नहीं है। पहली शर्त ह्रस्व अकार से परे अनव्यय यानी जो अव्यय नहीं है। ऐसे अनव्यय के विसर्ग को सकार आदेश हो जाता है समास में। समास में नित्य सकार आदेश हो जाता है यदि क्री, कम, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा और कर्णी इनमें से कोई परे हो तो। इस सूत्र को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ह्रस्व अकार से परे होना चाहिए, अनव्यय का विसर्ग होना चाहिए तथा समास होना चाहिए। ये तीनों शर्तें यदि हों, ह्रस्व अकार से परे, अनव्यय यानी जो अव्यय का विसर्ग नहीं है, अनव्यय का जो विसर्ग है उसको समास में, वहाँ समास होना चाहिए। समास में नित्य सकार आदेश हो जाता है। कब होगा? क्री, कम, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा और कर्णी इनमें से कोई परे हो तो। आज हमने जो सूत्र समझे चरेष्टः भिक्षासेनादेषु च क्रिय हेतु ताच्छल्य अनुलोमेषु शोकरी कन्या अतः क्री, कमी, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा कर्णीषु अनव्ययस्य, ये जो सूत्र समझे हैं। अब हम इन सूत्रों की व्याख्या करते हुए इनके जो उदाहरण हैं उनको हम अगले अंक में समझेंगे। धन्यवाद।